नमस्कार मित्रों, मैं ओपी सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो मैंने विषय चुना है वह एक नाटक है जिसका नाम है आधे अधूरे। इससे पूर्व भी मैं एक उपन्यास पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, जैसा कि मुझे अपने कुछ मित्रों ने बताया भी। तो ये मेरा पहला वीडियो था, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर कोई खामी होगी तो मुझे कृपया ज़रूर अवगत कराएं कि मैं क्या इसमें नई चीज़ डाल सकता हूँ, क्या नया परिवर्तन कर सकता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं अब सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आधे अधूरे नाटक की अगर बात करें तो आधे अधूरे नाटक आज का जो हमारा जीवन है उस जीवन का कहीं न कहीं आईना है। आज के जीवन का चित्रण अगर देखना हो, आज के जीवन का जो चरित्र है, आज के जीवन का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन अगर करना हो तो इस नाटक को ज़रूर पढ़ना, एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का जीवन से तात्पर्य ये है कि आधुनिकता की उपज जो है, आधुनिकता की वजह से जो हमारा जीवन कई स्तरों पर परिवर्तित हुआ है। कई स्तरों पर परिवर्तित का मतलब है कि जो जाति व्यवस्था के खात्मे, हालांकि जाति व्यवस्था का खात्मा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नई व्यवस्था का कायम हो जाना जिसे हम कहते हैं वर्गीय व्यवस्था। और उस वर्गीय व्यवस्था में जो वर्गीय व्यवस्था के भीतर जो मध्य वर्ग है उसका, और दूसरी बात अगर करें तो मध्य वर्ग के साथ साथ जो नगरीय जीवन है, जो आधुनिकता की देन है, उस आधुनिकता की देन की वजह से जो नगरीय जीवन हम लोगों ने स्वीकार किया है उसका, और तीसरी बात जो एकाकी परिवार, एक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, इन तीनों बातों का हमारे जीवन पर जो विकृत प्रभाव पड़ता है उसी का चित्रण इस नाटक में तमाम पात्रों के माध्यम से रचनाकार करता है। मैं इस नाटक पर चर्चा करने से पूर्व कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैंने कि इसको पढ़ते हुए, क्योंकि इस नाटक को मैंने कई बार पढ़ लिया है और मैं इसको आज इस वीडियो को बनाने से पूर्व मैंने सोचा कि कुछ बातों को फिर दोबारा देखना चाहिए। तो मैंने कुछ बातों को नोट किया आज, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि यह आज के एकाकी पर बात करता हूँ जो मैंने नोट किया है कि आज के एकाकी परिवार और नगरीय जीवन की उपज का प्रतिफल यह नाटक है। आज का जो एकाकी परिवार है, आज का जो नगरीय व्यवस्था पूर्ण जीवन है, और जो जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। दूसरी बात जो मैंने इसमें से नोट की है कि स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का चित्रण है। स्त्री पुरुष के बीच का लगाव, प्रेम जिसे कह सकते हैं, तनाव मतलब झगड़े कह सकते हैं, उनका चित्रण, उनका लेखा जोखा इस नाटक में है। तीसरी बात अगर करें तो इसमें समकालीन जीवन का आईना है, मतलब वर्तमान जो जीवन है उसका पूरा का पूरा आईना, जो जैसा है, जिस रूप में है उसका वैसा ही रूप दिखाने की कोशिश इस नाटक में की गई है। बहुत सही बात है इस नाटक के संबंध में कि यह समकालीन जीवन का आईना है। चौथी बात अगर करें तो अधूरेपन जो अधूरापन है ना, अधूरेपन के एहसास के साथ पूर्णता की प्राप्ति की छटपटाहट है इस नाटक के तमाम पात्रों में। अधूरेपन का एहसास और पूर्णता की तरफ भागना, उसकी तरफ छटपटाते हुए बढ़ना, यही इस नाटक का प्राण है, इसकी मूल ताकत है। पांचवी बात अगर करें तो यह पारिवारिक विघटन की गाथा है। पारिवारिक विघटन की गाथा ये तमाम परिवारों में, हमारे आपके तमाम घरों के परिवारों में आसपास आप देख ही रहे होंगे कि उन परिवारों के सदस्यों में जो विघटन की एक उत्कट आग आप देखेंगे तो उसकी कहीं न कहीं उसका कहीं न कहीं रूप आप इस नाटक में भी देखने को आपको मिलेगा। छठी बात अगर करें तो इसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। ये जो परिवार के तमाम सदस्य हैं, मतलब इसमें मुख्य पात्र, हालांकि सावित्री, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी, सावित्री है या फिर महेंद्र नाथ है, उनका बड़ा बेटा अशोक है, बिन्नी है, किन्नी है, इन तमाम पात्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से दूर छिटके छिटके रहते हैं, उनका चित्रण किया गया है। सातवीं बात अगर करें तो इसमें मानवीय संतोष का अधूरापन है, जिस संतोष के लिए
पूरा का पूरा आध्यात्म, पूरा का पूरा ईश्वरीय साहित्य आपके भीतर यह ठूसने की कोशिश करता है कि संतोष सबसे परम धर्म है, संतोष इससे बड़ा कुछ नहीं होता। उस संतोष को कहीं न कहीं इस नाटक के पात्रों में उस संतोष का कहीं न कहीं रूप खंडित हो जाता है। वह संतोष उस रूप में नहीं इन पात्रों में पाया जाता और वह असंतुष्ट रहते हैं और निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। खैर, आठवीं बात अगर करें तो जीवन में जो है, इनके जीवन में, मतलब इन पात्रों के जो जीवन में जो है, उससे ज़्यादा की चाह ही इनकी मूल इच्छा है। मतलब इन पात्रों की कुछ ज़्यादा की चाह, बेहतर की चाह, आगे बढ़ने की चाह ही इस कथा की मूल है, जिसे हम कह सकते हैं। और इन तमाम पात्रों की, इन तमाम जो पात्र हैं, ये तमाम इस नाटक के पात्रों की बात, जिसकी बात मैंने की, इन तमाम पात्रों की विशेषताओं के तहत कुछ बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि इनके भीतर तनाव, सभी तनाव में रहते हैं। ऊब, मतलब घर में जैसे ही आते हैं तो उनमें एक ऊब छा जाता, ऊबन आ जाती है उनमें और घर से निकलने की कोशिश में सभी चटपटाने लगते हैं। ऊब है, घुटन है, आक्रोश है, असंतोष है, तृष्णा है, छटपटाहट है, अपूर्णता है और स्वप्नजीवी दर्शन है उनका अपना, जो स्वप्नों की पूर्णता के लिए हमेशा कोशिश में संलग्न रहते हैं। अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है और अस्थिरता है और उतावलापन है, कड़वाहट है। ये तमाम जो विकृतियाँ, जिसे हम कह सकते हैं मानसिक विकृतियाँ, जो किसी व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देती, किसी व्यक्ति को उसके विकास में बाधक होती हैं, ये तमाम तत्व इस नाटक के इन पात्रों के भीतर, खासकर इसकी जो मुख्य पात्रा है सावित्री, उसके भीतर आपको ईमानदारी के साथ प्राप्त होंगी। इसके बाद अगर हम कहें तो अब सीधे अब ईमानदारी क्या, अब इसके बाद सीधे हम इनके पात्रों की बात करते हैं, इस नाटक के पात्रों की बात करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि सावित्री इसकी मुख्य पात्रा है। सावित्री एक किसी दफ्तर की कर्मचारी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। कुछ नए की चाह हमेशा उसके जीवन में बनी रहती है। पर पुरुषगामी है, हमेशा कहीं किसी न किसी पुरुष को वो आजमाती रहती है, कोशिश करती रहती है कि किसी तरीके से वह महेंद्र नाथ को छोड़ने का अवसर उसको प्राप्त हो और वह किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ वह अपने जीवन को, जो उसका जीवन, जिस जीवन को उसने सोचा था, जिस सौंदर्यपूर्ण जीवन की कामना की थी, उस सौंदर्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए वह किसी पराये पुरुष को प्राप्त कर सके या उसके साथ जी सके, इसके लिए संलग्न रहती है। सावित्री जो कि 40 वर्ष की स्त्री है और इसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा इसका बेटा अशोक है जो कि 21 वर्ष का है। वह बीएससी के 3य वर्ष में संभवतः वह परीक्षा छोड़ चुका है या फेल हो चुका है और इसके बाद वह घर में बैठा है, अपने माँ के ऊपर बोझ बना हुआ है और घर में उसका कार्य यही है कि वह घर में पत्र पत्रिकाओं में जो मॉडल्स हैं, जो फिल्मी हीरोइनें हैं, उनके चित्रों को काटना, उनको इकट्ठा करना, उनको काट कर इकट्ठा करना और गंदी किताबें पढ़ना और इन तमाम चीज़ों में वह कहीं न कहीं उसका लगाव रहता है। अशोक के बाद जो दूसरा बच्चा सावित्री का है वह है बिन्नी। बिन्नी की उम्र लगभग 20 वर्ष है और बिन्नी ने मानो कि इस पारिवारिक दशा की वजह से कहीं न कहीं अपने आप को आज़ाद करने के लिए उसने जो कदम उठाया, वह भी इस कथा का एक कहीं न कहीं एक धारा निकाल कर ले चलती है, समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी पारिवारिक स्थितियों की वजह से बच्चों पर क्या स्थितियाँ या क्या परिस्थितियाँ या क्या उनकी मानसिक दशा होती है, वह बिन्नी के माध्यम से समझाने की कोशिश है। बिन्नी वह जो घर के भीतर आने वाला एक पात्र है मनोज, जो कि बिन्नी की माँ मतलब सावित्री की वजह से उस घर में प्रवेश पाता है। कहीं न कहीं सावित्री उससे जुड़ी होगी, ऐसा पाठक को लगता है। तो सावित्री के माध्यम से जब वह मनोज घर के भीतर प्रवेश करता है, उस मनोज से बिन्नी, क्योंकि युवा होती है, यौवन से भरपूर होती है, तो वह किसी न किसी वजह से उससे जुड़ जाती है और जुड़ने के साथ साथ वह उसके साथ भाग जाती है, भागकर शादी कर लेती है। ये तो रही बिन्नी। और हाँ, भागकर शादी करने के साथ साथ वह कहीं न कहीं बीच में तनाव की स्थिति में भी आती है। वह जो अशोक, माफ़ करिएगा, मनोज,
वह जो मनोज है, वह जो इसको ले जाता है, शादी करता है, कालांतर में कुछ दिनों बाद ही उसे प्रताड़ित करने लगता है और ये कई बार सवाल खड़ा करता है कि तुम अपने घर से एक ऐसी चीज़ लेकर आई हो जिसका निराकरण कुछ नहीं हो सकता। वह कौन सी चीज़ है इसके बारे में वह बताता नहीं और बिन्नी इस बात को जानने के लिए हमेशा उत्कट दिखती है, हमेशा जानने की कोशिश में संलग्न रहती है। वह बात यही है कि उसकी माँ किस तरीके से पराए लोगों से जुड़ती है। संभवतः यही वजह है जिसकी वजह से मनोज उसको प्रताड़ित करता है और बिन्नी परेशान रहती है, अपने पारिवारिक जीवन में खुश नहीं है। इसके बाद दूसरी मतलब तीसरे नंबर का बच्चा है, वो लड़की है और जिसका नाम है किन्नी, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र है। और किन्नी वह बहुत ही चुलबुली है, बहुत ही उदंड है, बहुत ही उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल लड़ पड़ती है। और एक और उसमें दोष ये है कि वो इन सारी पारिवारिक स्थितियों की वजह से कहीं कटती हुई वह आज के आधुनिक जीवन की जो विकृति जिसे हम कह सकते हैं कि काम भाव, सेक्स के प्रति लगाव, उसकी तरफ वो भागती हुई 13 साल की कम अवस्था में ही वह उधर झुकी हुई महसूस होती है, इस नाटक में देखा जाता है। ये तो रहे परिवार के सदस्य। इसके अलावा इस नाटक में अन्य बहुत सारे बाहरी पात्र हैं जिनके माध्यम से इस नाटक को एक रूप देने की कोशिश की गई है। इन तमाम पात्रों में उन्हीं पात्रों का चित्रण किया गया है जो इस परिवार से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है जगमोहन का। जगमोहन सावित्री का पुराना प्रेमी है, साथी है, जिससे सावित्री सबसे पहले जुड़ती है और अंत में उसी के साथ फिर जुड़ने के लिए घर से बाहर भी निकलती है। तो एक जो बाहर का पात्र जिसे हम कह सकते हैं वह जगमोहन है, सावित्री का पुराना साथी जिसे हम कहें। दूसरा जो पात्र है वह है जुनेजा। जुनेजा ये महेंद्रनाथ का मित्र है। महेंद्रनाथ मतलब सावित्री के पति का मित्र है और जुनेजा और महेंद्रनाथ ने मिलकर एक कोई कारोबार शुरू किया था, जो कारोबार सफल नहीं हो सका। सफल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि ये जो महेंद्रनाथ है, इसने उस कारोबार से जो आमदनी है, उस आमदनी से ज़्यादा पैसा निकाल कर अपने घर के आवश्यकताओं की पूर्ति में उस पैसे को जहड़ा देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से उसका वह जो हिस्सा है उस कारोबार में वह ख़त्म हो जाता है और वह कारोबार से अलग कर दिया जाता है। और तो जुनेजा कारोबार से, भाई जब उसने पैसे ख़त्म कर दिए उस कारोबार से, तो उसका कारोबार बैठना निश्चित है। तो उसका कारोबार बैठ जाता है, जिसका ताना बार बार सावित्री उसको देती रहती है और उसका दोस्त कहीं न कहीं वह जुनेजा पर मरने की कोशिश करती है। वो कहती है कि यह जो कारोबार, यह जो नया बिजनेस था, इसके डूबने के पीछे और कोई कारण नहीं है, वह कारण जुनेजा का साथ है। जुनेजा की तरफ तुम्हारा जो झुकाव है उसके पीछे वही कारण है, ये बताने की कोशिश की गई है। हालांकि जुनेजा बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन व्यक्ति है और वह अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो जुनेजा है, जब शादी होती है सावित्री और महेंद्रनाथ की, तो महेंद्रनाथ की शादी के पश्चात यह जब उससे सावित्री कहीं न कहीं लगता है कि मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो आवश्यकताएं थी, मेरी जो जिजीविषा थी, उसके अनुरूप यह महेंद्रनाथ नहीं है, तो वह कहीं न कहीं जुनेजा की तरफ भी वह मुखातिब होती है, उससे भी अपने प्रेम पीड़ा को व्यक्त करती है। उसको लगता है कि कहीं न कहीं यह जुनेजा भी मुझसे जुड़ जाएगा। हालांकि जुनेजा उससे नहीं जुड़ता। और अब तीसरे परिवार से बाहर के सदस्यों की अगर बात करें तो तीसरा जो सदस्य है वह मनोज है, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। मनोज सावित्री की वजह से ही इस परिवार में दाखिल होता है, परिवार के भीतर आता है और सावित्री, मैंने बताया ही आपको कि परपुरुष से संपर्क रखने की कोशिश में संलग्न हमेशा रहती है। तो मनोज भी उसी का फ़ायदा उठाकर घर में प्रवेश करता है। संभवतः सावित्री से कोई संबंध भी बनाया हो, लेकिन उसके बाद वह घर में आते
हुए वह सावित्री की जो बड़ी बेटी है जिसका नाम बिन्नी है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है और भागकर उससे शादी कर लेता है। और बाद में मैंने बताया कि उन दोनों में खटपट रहने लगती है और खटपट इसी वजह से रहती है कि किसी न किसी वजह से मनोज उसकी माँ है बिन्नी की, सावित्री, उसको केंद्र में रखकर उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। अगला जो पात्र है, जो घर परिवार से बाहर का पात्र है, वह है सिंघानिया। जो सावित्री जिस कार्यालय में कार्य करती है, जिस कार्यालय में काम करती है, उस कार्यालय का बॉस है और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा इस नाटक में किया गया है कि वह एक बड़ा अधिकारी है और रसूखदार व्यक्ति है। विदेशों में भ्रमण करता है, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, इन तमाम जगहों पर, जापान हुआ, इन तमाम जगहों पर वह विचरण करता रहता है। उसकी आमदनी जो है 5,000 रुपये है। अब मैं 5,000 रुपये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये उस ज़माने की कथा है, उस ज़माने के विषय को उठाया गया है जिस ज़माने में एक साधारण कर्मचारी को 200-300 रुपये में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। तो उस समय सिंघानिया की आमदनी 5,000 रुपये हुआ करती थी। इस वजह से सिंघानिया से किसी न किसी रूप में प्रभावित थी सावित्री उससे प्रभावित थी। इस वजह से उसकी तरफ झुकाव था और उसके प्रभावित होने की वजह यह थी, जैसा कि सावित्री बताना चाहती थी अपने परिवार को, कि मैं इसलिए उससे जुड़ी हूँ, या जुड़ी हूँ का मतलब गलत नहीं, परिवार के सामने गलत रूप में नहीं, जुड़ी हूँ इसलिए कि मैं अपने बेटे, जिसका नाम अशोक है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, जो कि बीएससी 3rd ईयर में फेल है संभवतः या पढ़ाई छोड़ दी है, उसकी नौकरी किसी तरीके से लगवा सकूं। सावित्री यह बताने की कोशिश करती है अपने परिवार वालों को कि मैं सिंघानिया को इसलिए घर पर बुलाती हूँ, सिंघानिया से इसलिए बातचीत करती हूँ, यह बताने की कोशिश करती है। ये तमाम जो लेखा जोखा है इस नाटक का, ये तमाम जो लेखा जोखा जो स्थितियाँ बनाई गई हैं, ये चित्र निर्मित किया गया है, इसमें पूरी तरह नाटककार सफल हुआ है। ये आज के दौर की जो नगरीय व्यवस्था है, मेट्रो शहर, मैं ये मानता हूँ कि ये जब मोहन राकेश ने जब भी इस रचना को लिखा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भी यह तमाम प्रश्नों का हल अपने भीतर समाहित करके यह नाटक चलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस नाटक को ज़रूर एक बार आपको पढ़ना चाहिए। इनके तमाम पात्रों के बारे में आपको, और मैं इस नाटक के से लेकर ही एक बात और मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि सावित्री की सबसे बड़ी खामी, या इन पात्रों की सबसे बड़ी खामी, खासकर सावित्री की कहें तो उसकी जिजीविषा है, बेहतर की चाह है। मतलब ये बेहतर की चाह कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट ना होकर कह सकते हैं कि कुछ नया, या जो जैसे कहते हैं स्वप्नजीवी जिसे कहते हैं, स्वप्न में जो आदमी इच्छाएं रखता है उसको जीवन में प्राप्त करने के लिए जो जद्दोजहद करता है, जो कि संभव नहीं होता है, उसकी कोशिश में ये सावित्री, मुझे ऐसा लगता है कि उस रूप में ये चरितार्थ हुई है। सावित्री की जो स्थिति, मैं समझता हूँ कि अगर सावित्री की शादी अगर महेंद्रनाथ के बजाय जुनेजा से हो गई होती, जुनेजा के बजाय सिंघानिया से हो गई होती, या किसी पात्र के साथ हो गई होती, तो सावित्री का यह रूप नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सावित्री किसी भी पात्र के साथ अगर वह वैवाहिक रूप से अगर जुड़ती, तो क्योंकि उसकी अंतर्दशा, उसकी मानसिक दशा, उसकी जो अंतर आत्मा है वह उच्छृंखल है, वह संतोष उसमें है ही नहीं। वो लगातार नए की चाह के लिए तड़पती रहती है और बेहतर से बेहतरतम स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। तो इसलिए उसकी वही दशा होती जो अभी महेंद्रनाथ के साथ जुड़ने की वजह से है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पूरी की पूरी, अच्छा, ये नाटक, मैं इसी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ये नाटक हर उस साथी को, जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं,
सभी मित्रों को, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर अध्ययनरत हों, चाहे वह कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, वो तमाम, और चाहे वो हिंदी के हों चाहे ना हों, हिंदी के हों तो उनको पढ़ना ही है, जो हिंदी के नहीं हैं उनको भी इस नाटक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। खासकर इस वजह से पढ़ना चाहिए कि हमारे जीवन में तमाम जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन की तमाम जो विकृतियाँ हैं, वह विकृतियाँ क्यों जन्म लेती हैं, हमारी इच्छाएं ऐसी प्रबल इस रूप में क्यों हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारा पारिवारिक तालमेल खतरे में पड़ जाता है, हमारे परिवार की दशा बिल्कुल चौराहे के नुक्कड़बाजों की तरह क्यों हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए यह नाटक लिखी गई है। तो मेरा सुझाव है कि इस नाटक को आप पढ़ें और स्वस्थ रहें। लॉकडाउन का जो यह दौर है, इसको पढ़ने के साथ साथ कुछ नया करने के कुछ नया करने की चाहत के साथ आप इस लॉकडाउन को पूरा करें। इस समय को अपने परिवार के साथ बिताएं, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने घर के बच्चों से प्रेम करें। और बस, काफ़ी बातें हो गई। कोशिश करूँगा कि मैं आगे किसी और विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और अगर कोई खामी रह गई हो, अगर इस वीडियो को बनाने में कोई खामी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, चाहे जिस रूप से मुझसे जुड़े हों आप, चाहे यूट्यूब पे आप जुड़े हों या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हों, और या फिर मेल आईडी या फिर किसी भी माध्यम से मुझसे आप जुड़े हैं, ज़रूर मुझे अवगत कराएं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें ये सारे खामियों को मैं दूर कर पाऊँ और एक अच्छा वीडियो आपके समक्ष उपस्थित करूं। तो मित्रों, धन्यवाद, बाय।